हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग करने वाले हैं जीके के वन लाइनर्स फॉर आर एसएससी सीजीएल 2023 एग्ज़ाम। और जब मैं सीजीएल बोल रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ सीजीएल से ही सिर्फ सीजीएल एग्जाम ही से आपका कवर होगा। एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सारे एग्जाम कवर होने वाले हैं। और किस तरह से हम लोग वन लाइनर्स करने वाले हैं, थोड़ा सा मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि वन लाइनर्स सारे जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, सीपीओ का, सारे जो अभी एग्जाम्स रिसेंट में हुए हैं उसके हम लोग वन लाइनर्स या फिर उसके क्वेश्चंस उठाने वाले हैं और उसको वन लाइनर्स के फॉर्मेट में करने वाले हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, डेली बेसिस पे हम लोग 20 ऐसे वन लाइनर्स करेंगे। सर 20 ही करेंगे सिर्फ? वो तो आज आपको पता चल जाएगा कि कितने वन लाइनर्स होंगे, कितने फैक्ट्स कवर होंगे, तो आपको पता चल ही जाएगा। बस ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि आपको इसमें आगे प्रोसीड करना है या फिर नहीं करना है। ये चाहे आप बिगिनिंग लेवल पे हो, बिगिनर हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, चाहे आपको जीके में कुछ भी नहीं आता है या फिर सब कुछ आता है, सभी के लिए है। बिकॉज ये लेटेस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके ये क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट ट्रेंड से अगर आप कैचअप नहीं करेंगे, मैंने पिछले भी लेक्चर से बताया था, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से पिछले 1 साल से जीके जितने भी एसएससी एग्जाम्स ले रहा हूँ उसको ट्रैक कर रहा हूँ सबके। जैसे कि आपका स्टेनो एग्जाम हुआ, सीपीओ एग्जाम हुआ, और वो मैं ट्रैक कर रहा हूँ और जो मैं पा रहा हूँ वो ये है कि वो लेटेस्ट जो ट्रेंड है उसी को ही फॉलो कर रहा है। जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, साइंस में जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वहीं से हर एग्जाम में पूछ रहा है, वो जहाँ से करंट अफेयर में पूछ रहा है वहीं से हर एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में पूछ रहा है। तो लेटेस्ट ट्रेंड से कैचअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं फैक्ट्स आपको कितने देने वाला हूँ जैसे मैंने बताया वो तो आज को आपको पता चल ही जाएगा। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा एंड दैट इज़ कि अलग से इसकी नोटबुक बना लीजिएगा जहाँ पे आप अलग से आपके जीके का नोट्स हैं, वेल एंड गुड, रिवाइज करते रहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल रिवाइज करिए। लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताऊँगा उसको अलग से नोटबुक बना लीजिएगा। ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये मिक्सड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ ये भी जो लेटेस्ट में स्टेनो एग्जाम हुआ था जिसके क्वेश्चन डायरेक्टली सीजीएल में देखने को मिले थे वो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। वो आपको उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई किस एग्ज़ाम के हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसे मैंने बताया वो स्टेनो के भी हो सकते हैं, सीजीएल के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो घुमा फिरा के उसी ट्रेंड को फॉलो करता है सीजीएल या फिर एसएससी बोलें तो इन शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर्स रेगुलर रहें। मैं कोशिश करूँगा, इसका मतलब क्या है, मैं देखो पूरी कोशिश करूँगा, इसका मतलब ये है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि देखो मुझे और भी क्लासेस लेनी होती हैं, जैसे सीडीएस का भी एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का भी क्लासेस, अग्निपथ की भी क्लासेस लेनी होती हैं। ठीक है, तो मैं उसमें से बिल्कुल अपना समय निकाल के, और अगर मैं, क्योंकि देखो आपको ही पता है कि अगर मैं कोई लेक्चर बना रहा हूँ, अगर कोई मैं लेक्चर डाल रहा हूँ तो फिर उसमें अपना 100% दे के सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर 1-2 दिन कभी मिस हो जाए, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ना हो, लेकिन अगर बाई चांस हो जाए तो ये मत सोचेगा कि सर ने उसको, मतलब सर ने वादा किया था और सर ने डाला नहीं। ठीक है, अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ तो दैट डजंट मीन कि मैं कोई चिल मार रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कोशिश कि मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक लेक्चर मिले और उसका हम लोग टेस्ट करेंगे संडे को। बस आप मुझे, सर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते दीजिए मुझे, 2 वीक्स, फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो 2 वीक्स में आप, और ये कोई पेड, कभी पेड नहीं होगा, ठीक है, फ्री ही रहेगा। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको पता नहीं, अभी तक मैंने वीडियो बनाया नहीं है, अगर वीडियो बना दिया है तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो आपको आगे पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में आपको कैसे करवाने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्री ही रहेंगी, कभी पेड नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फॉर्मेट आज इस तरह का है, वन लाइनर्स। अगर आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन फॉर्मेट में भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में क्या है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आपको दिमाग को पुश करना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या है। नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं पता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना एकदम जीके में कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अराउंड सारे आपके फैक्ट्स, आपके जितने भी यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वो आपके कॉपी में बस नोट होने चाहिए और रिवाइज होने चाहिए। बस मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको कितना नॉलेज है वो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू सेल्स। कुछ ऑप्शंस रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको थोड़ा सा भी आता है तो आप कोशिश करें कि उसका आंसर दें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग बोलेंगे या फिर मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि नहीं होगा तो फिर ऑप्शन फॉर्मेट में कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको भी हिंट रहेगा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है ना। और बाकी हम ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेंगे और उसके थ्रू हम ये भी जान लेंगे कि भाई ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इसका आंसर होगा। अब सेल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल है। ठीक है, इस सेल का पूरा डायग्राम बना है, लेकिन उससे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? अब जब मैं बोलता हूँ सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आने चाहिए। एक तो है डेड सेल और दूसरा है लिविंग सेल। ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने,
किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किस में की थी? ये एक कॉर्क था, ठीक है। कॉर्क सेल, एक कॉर्क होता है, एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा, आप सिंपल समझ लो, उसमें इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, बट वो सेल डेड सेल थी। लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बस ल्यूवेनहॉक आपको याद रखना है, ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और किस में की थी? इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी एक पॉन्ड में की थी, ठीक है, एक तालाब में की थी, ठीक। अब यहाँ पे हम सेल के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं और सेल मेम्ब्रेन और ये सारी चीज़ें होती क्या है। ये है आपका सेल। सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ हमारी सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। ये किस में देखने को मिलती है सेल वॉल? आप नोट करेंगे इसको, ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, ये आपको जो बैक्टीरिया का सेल होगा उसमें देखने को मिलेगी, ये जो आपका एल्गे का सेल होगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। ये आपको नोट करना है। जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, ये प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और एल्गेस के सेल में आपको देखने को मिलती है। ये जो एनिमल सेल होता है, जैसे हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा जो सेल होगा उसमें ये सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ये सेल वॉल बनी किसकी होती है ये भी आप नोट करेंगे। ये बनी होती है जो प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी होती है, इसको नोट करना है। इतनी चीज़ आई होप आपने नोट कर ली होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। एक तरह से ये सेल का बॉडीगार्ड होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बना होता है, याद रखिएगा, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। किसका? लिपिड्स और प्रोटीन का। अब जब हम यहाँ पे अंदर घुसेंगे तो इसके कुछ ऑर्गेनल्स ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनल। जो भी अंदर ये चीज़ें दिख रही हैं ये सेल फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसको, इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ अलग फंक्शन होगा, गोल्गी एपरेटस का कुछ अलग फंक्शन होगा। तो अब इसके फंक्शंस को हम देख लेते हैं, किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप अंदर जाएंगे तो ऐसे करके राउंडेड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ब्लू कलर का, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। अब ध्यान से समझिएगा ये करता क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, पैसे समझ लो, ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बस इसका मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है। और इसके दो बेटे ऐसे करके समझ सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बेटे हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ इसलिए है बिकॉज उसमें राइबोसोम है। आई अगेन रिपीट, रफ इसलिए है बिकॉज उसमें राइबोसोम है। आर से रफ और आर से राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किसकी? प्रोटीन बनाता है ये। तो घुमा फिरा के मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि रफ में है राइबोसोम और राइबोसोम करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो भाई स्मूथ क्या करता है? ये सब आपके नोट्स में ऐड होते चलने चाहिए। स्मूथ करता है फैट्स की सिंथेसिस करता है, ये फैट्स और लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस करता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद गोल्गी अपरेटस के पास ये पूरा सामान जाता है जो इसको करता है, आप एक तरह से बोल सकते हो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का जो काम है ना, कि पैकेज करके डिस्पैच करना, वो काम है गोल्गी अपरेटस का। ये जो कीवर्ड मैं दे रहा हूँ ये कीवर्ड के फॉर्म में आपके नोट्स बनने चाहिए कि भाई गोल्गी अपरेटस, पैकेजिंग, ऐसे पैकेजिंग और ऐसे करके डिस्पैचिंग। वो बस कीवर्ड वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन में, तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब गोल्गी अपरेटस ने इसका कर दिया पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पेरोक्सीसोम का काम होता है, एक तरह से आप ये समझ लो कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी आप आगे देखेंगे इसी पे ही, मतलब इसी जो पेपर है जो अभी मैं, क्योंकि ये स्टेनो के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसी पेपर में ही आपको पेरोक्सीसोम से क्वेश्चन मिलेगा, इसी से। तो जो मैं चीज़ अभी बता रहा हूँ ये आपको इसी पेपर में हेल्प करने वाली है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक डाउन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आपको याद क्या रखना है, पेरोक्सीसोम में जो कीवर्ड है दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसके बाद ये गोल्गी अपरेटस ने सब पैकेजिंग और डिस्पैचिंग कर दिया। इसके बाद और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल्स है, उनका काम क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है नहीं, उसको मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ वैक्यूल्स। पता नहीं, आई थिंक यहाँ पे नहीं है ना वैक्यूल्स, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अलग से लिख लेना। वैक्यूल्स क्या करते हैं? वैक्यूल्स सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी डेवलप करते हैं। जैसे कि ऐसे समझ लो, एक जो गुब्बारा होता है ना, उसमें जब पानी भर दो तो टर्जिड टाइप हो जाता है, तो ऐसे समझ लो, उसको रिलेट करो। टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। ध्यान आपको ये रखना है कि ये दोनों में होता है। ऐसा कई बार सवाल देता है कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में नहीं होता है, बिल्कुल होता है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में होता है। क्या ऐसी चीज़ है जो प्लांट सेल में होती और एनिमल सेल में नहीं होती, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
ठीक है। एक तो चीज़ तो मैंने बता दी, सेल वॉल जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, और दूसरी चीज़ होती है प्लास्टिड। क्या? प्लास्टिड, ये दूसरी चीज़ है। और ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो कुछ चीज़ें इसमें से हटा भी रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो जितना भी चीज़ें ये आपको टेलीग्राम पे परमार ऑफिसर्स पे मिल जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन उस पर रिलाई मत रहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, पीडीएफ पर रिलाई मत रहिए, नोट्स बनाइए, वो सबसे बेटर है, ठीक है। तो प्लास्टिड और सेल वॉल दो ऐसी चीज़ हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलती हैं और एनिमल सेल में नहीं। अब प्लास्टिड में यहाँ पे मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, प्लास्टिड के भी कई पार्ट होते हैं, वो कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम डील कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैक्यूल सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दोनों में होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो प्लांट सेल में होता है वो बड़ा होता है। प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, बिगर इन साइज होता है, ठीक है। नंबर की बात करें, एनिमल सेल में ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बड़ा प्लांट सेल में होता है। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर? लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं यहाँ पे, इसमें एक होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये करता क्या है? जब भी कोई अपना यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स जिनका सब कुछ काम होता है, अगर कोई भी काम नहीं करता ढंग से तो फट जाता है और पूरे सेल को मार देता है, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम फैल जाता है। और ये याद रखना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनता कहाँ पे? ये बनता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बहुत ही डीप चीज़ बता रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन पूछा एक बार गया था आप किसी से एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। क्लियर है यहाँ पे? अब इससे आप ये मान सकते हो कि जितनी यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई, अगर आपने सारी चीज़ें समझ ली, कवर कर ली, तो आपके ये मान लीजिए कि 90% ऑफ दी सेल के क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हमें बस आगे इसमें, अब जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो आपके लिए अभी तो ब्रेन में लग रहा होगा थोड़ा सा कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतने सारे फैक्ट। धीरे 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 आप देखेंगे वही फैक्ट रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, वही ट्रेंड है, वही बार बार PYQs पूछता है, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तब आपका रिवीजन होगा बस, फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। वो लोड हर चीज़ कष्ट शुरू में ही होते हैं सब में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इसका आंसर था, और वो मैंने आपको बता दिया। दो चीज़ें याद रखिएगा, सेल वॉल और प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिड के रिगार्डिंग हम किसी और लेक्चर, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें डील करेंगे प्लास्टिड के क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बस और ऐड कर लो इसमें कि दो चीज़ें जो खुद का DNA और राइबोसोम जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बस इतना लिख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड मैन्युफैक्चर देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। ये अपना खुद का DNA और राइबोसोम बनाते हैं। ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं CDS वगैरह के लिए पढ़ाता हूँ, तो उसमें हर बार ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है, और एक बार SSC में पूछा गया था, तो आपके में भी आने के चांसेस हैं काफ़ी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड खुद का DNA और राइबोसोम मैन्युफैक्चर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। काफ़ी इस पर डिस्कशन हो गया, शुरू में तो भाई लंबा डिस्कशन होगा, ठीक है, और वैसी बात नहीं, फिर मतलब क्या हुआ। तब यहाँ पे क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग थीमेटिक एरियाज अंडर द डीप ओशन मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर फॉर मरीन लिविंग सोर्सेस। तो इसमें कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है? तो इसका जो आंसर था वो था टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। मैं आंसर बताता हूँ, बट आंसर से इंपॉर्टेंट है डीप ओशन मिशन के बारे में जो अभी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, ये इसका पूरा आंसर है, ठीक है। ये इसका एक आप बोल सकते हो कि थीमेटिक एरिया है। लेकिन डीप ओशन मिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि आगे को कल को कोई भी डीप ओशन मिशन से क्वेश्चन बन जाए तो उसके रिगार्डिंग हमें पता हो। तो डीप ओशन मिशन ये याद रखिएगा कि ये ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये एक मिशन स्टार्ट करने का सोचा, मतलब इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अभी मिशन में क्या क्या होगा, एक तरह से इसमें जो भी हमारे ओशन में रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये एक मैन्ड मिशन है, यानी कि कुछ लोग भेजे जाएंगे। कितने लोग भेजे जाएंगे? 3 लोग भेजे जाएंगे, जहाँ पे ओशियन को रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स हो गए, मतलब बहुत भंडार है ओशन के अंदर, बहुत भंडार है मैग्नीशियम, ना जाने कितना क्या हमें मिल सकता है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये एक मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, जिसमें 3 लोग भेजे जाएंगे, ठीक है, ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये तकरीबन 6000 मीटर जो है डेप्थ में जाएंगे। अब जब मैं ये डीप ओशन मिशन आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपको ये भी पढ़ाना चाहिए। इससे मुझे याद आ रहा है सागरमाला, ठीक है। सागरमाला अगर आपने सुना हो, ये सागरमाला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सागरमाला,
ये एक प्रोजेक्ट है पोर्ट लेड डेवलपमेंट का, यानी जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने का ये प्रोजेक्ट है सागरमाला। ठीक है, सागरमाला, सागर मतलब ओशन, ओशन में क्या होते हैं, ओशन के किनारे पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये है सागरमाला टू डेवलप दी पोर्ट लेड डेवलपमेंट। ठीक है, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आती है, एंड दैट इज़ इंडिया का कोस्ट लाइन। इंडिया का बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, जो इसी वजह से हम ये मिशन को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। और वो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है ज़रा बताइए। इंडिया की कोस्ट लाइन है तकरीबन 7516 किलोमीटर। ये तब है जब हम अगर अपने आइलैंड जो हमारे हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उनको भी हम ऐड कर दें। क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछता हूँ जिसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, और जिसका आप में से 90% से ज़्यादा लोग इसका, मुझे ऐसा लगता है, गलत आंसर देंगे। और क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि भारत में कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जैसे मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग इसका आंसर गलत देने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक्स वॉज फील्ड हॉकी इंक्लूडेड एज अ स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। कब फील्ड हॉकी को, देखो हॉकी दो तरह के होते हैं, एक तो जो फील्ड में खेला जाता है और जो बर्फ़ में खेला जाता है उसको आइस हॉकी बोलते हैं। तो कब इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक्स में, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1908 में। और हमने जो अपना पहला मेडल भी जीता था, गोल्ड मेडल, वो हमने ओलंपिक्स में हॉकी में ही जीता था। हमने इंडिविजुअल, ये तो हो गया कि भाई हमारी पूरी टीम, हॉकी टीम ने जीता था 1908 में। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे जो हमने मेडल जीता था, इंडिविजुअल जीता था हमारे के.डी. जाधव जी ने। यह नाम याद रखिएगा इनका, के.डी. जाधव जी ने किस स्पोर्ट में जीता था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपको कहूँगा कि के.डी. जाधव जी ने किस स्पोर्ट में जीता था। अब यहाँ पे जब आप फील्ड हॉकी सुनते हो, दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि फील्ड हॉकी क्या किसी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे इंडिया का ये नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि हम बोलते हैं फील्ड हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड है। कभी इसको डिक्लेयर ऑफिशियली नहीं किया गया कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है, और कनाडा का है आइस हॉकी। ठीक है, कनाडा का है आइस हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स। चाइना का है, याद रखिएगा, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, टेबल टेनिस। हमारा नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, इसका है कबड्डी। ठीक है, और अगर बात करें, कबड्डी हो गया इसका भूटान। भूटान का क्या है, भूटान का है तीरंदाजी, जिसको हम इंग्लिश में आर्चरी बोलते हैं। ठीक है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्फू है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। भूटान की करेंसी क्या है, नगल्ट्रम है। ठीक है, बात करें, ये चाइना भी हो गया हमारा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का तो आई थिंक सबको पता होगा, क्रिकेट है ना। और बस चलिए इतने आप याद रखते हैं, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अभी तक सिर्फ इंडिविजुअल कैटेगरी पे सिर्फ 2 ही हमारे गोल्ड मेडल आए हैं। वैसे गोल्ड मेडल तो हमारे काफ़ी आए हैं, काफ़ी से मेरा मतलब है 10 गोल्ड मेडल आए हैं अभी तक, जिसमें कि 8 हमारी हॉकी टीम जीत के लाई और 2 जो है वो इंडिविजुअल कैटेगरी में आए हैं। और एक तो आपको पता है अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता था, और दूसरा नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच सेल ऑर्गेनल हैज़ अ सेंट्रल कोर ऑफ क्रिस्टलिन मटेरियल कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड कंपोज्ड ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल्स। बताइए इसका आंसर। अभी मैंने आपको बताया है ऑक्सीडेशन से आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन से आपको याद रखना है पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम। अब इसमें आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ हमें आंसर्स, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो हमें ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीप में देखने के। ठीक है, ये अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द नॉवल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज। तो उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है, फिर लेखिका कौन है, तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कोई ऑथर पूछ ले बुक का, देखो एक तो होती है कि करंट में जो बुक है, ठीक है, एक तो होती है करंट में, तो भी करंट में तो यार किसी की भी बुक हो सकती है ना, जो अभी रिसेंट में किसी ने लॉन्च किया हो। और एक होती है कि भाई वो कुछ फेमस बुक्स हैं, फिर फेमस राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आपसे पूछ रहा है। तो फेमस राइटर्स में अरुंधति रॉय आती है, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तब ये मैंस बुकर प्राइज़ कहलाता था, तो पहले इंडियन थी है। ठीक है, ऐसे अरविंद अडिगा हो गए। तो कुछ लोगों की ऐसी किताबें जो बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आपको कभी गेस लेना हो तो ऐसे लोगों पे लीजिए जिनकी जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, जिनकी बुक्स बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अब अरुंधति रॉय की यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, ये आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा। अरुंधति रॉय की अगर कोई किताब पूछेगा तो इन्हीं
जो एक तो ये किताब हो गई और ये, ठीक है, 5 और हो गई, यानी टोटल 6 किताबों में से कोई किताब आपसे पूछेगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से कई बार पूछा जा चुका है, अब उतना नहीं आता है क्योंकि इसी के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था सबसे पहले, तो ये सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता होता द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी एंड ऑर्डिनरी पीपल्स गाइड टू एम्पायर। ये किताब भी किसकी है? अरुंधति रॉय की है, ठीक है, तो इनको भी मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मच ऑफ द रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इज डैश एज द मोस्ट एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड फोर्स टू राइज अलॉन्ग द घाट्स। तो ये पूछना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि जो पश्चिमी घाटों पर अधिकांश वर्षा होती है वो किस तरह की वर्षा होती है। तो मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस करने की कोशिश करना। रेनफॉल जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक, जिसको कि हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, और तीसरी होती है हमारी क्या? साइक्लोनिक रेनफॉल। ये 3 तरह की रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल सिंपल होता है कि जो पानी है वो वेपराइज हुआ, बादल बने और बारिश हो गई। बादलों के बारे में जब कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन कन्वेक्शनल एकदम सिंपल फॉर्मेट ऑफ बारिश है। ऑर्गेनिक या फिर रिलीफ रेनफॉल क्या होता है? ओरो का मतलब होता है माउंटेन, हमेशा याद रखना ओरो का जो ये रूट वर्ड है फॉर दी माउंटेन। रिलीफ का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी में? रिलीफ फीचर जैसे पहाड़, पठार, इनको हम रिलीफ बोलते हैं ज्योग्राफी में। तो अगर इनकी वजह से बारिश हो रही है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि माउंटेन की वजह से बारिश कैसे हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये वेस्टर्न घाट होता क्या है, जब माउंटेन ऐसे करके होता है ना, तो जब पवन आती हैं, और वो पवन नॉर्मल पवन नहीं है, वो पवन, वो विंड वो है जिसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, तो ये यहाँ पे ये जो माउंटेन होते हैं, फिर जो रिलीफ फीचर होते हैं, ये इनका क्योंकि ऐसा स्लोप होता है तो इसको उठा देते हैं और दूसरी साइड में पास होने नहीं देते हैं। क्योंकि जब पवन ऊपर एक सर्टेन हाइट रीच कर लेती है तो अपने एक टेम्परेचर रीच हो जाता है, जिसके बाद उसका सैचुरेशन लेवल रीच हो जाता है और उसके बाद वो बारिश करेगी ही करेगी। तो वो इतना ऊपर एकदम से कम टाइम में इतना ऊपर चढ़ जाती है कि वो पूरा जो बारिश है यहीं पे बादल बना के पूरी बारिश यहीं पे हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। जिस साइड बारिश हो जाती है उसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जहां बारिश नहीं होती उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो इसी वजह से यही कारण है कि आप देख लो महाराष्ट्र में ये वाला जो रीजन है, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, बहुत बारिश होती है, और यहीं पे महाराष्ट्र का विदर्भ है जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो विदर्भ वाला रीजन है, ये ईस्टर्न साइड ऑफ जो वेस्टर्न घाट है, ये लीवर्ड साइड में पड़ता है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और उसके इधर चले जाओ तो भाई सूखा पड़ा रहता है। तो ये हो गई ओरोग्राफिक रेनफॉल। साइक्लोनिक क्या है? जब कोई साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अब जब मैं चक्रवात बोलता हूँ तो मेरा करंट में तुरंत दिमाग घूमता है कि करंट में अभी 2 साइक्लोन न्यूज़ में थे। एक तो था आपका मोंडोस या फिर मैंडोस, और दूसरा था सितरंग। अभी पूछता कैसे इनके बारे में कि इनका नामकरण किसने किया था, ये पूछता है सवाल आपसे। तो पहली बात तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, जिसमें कि हमारा ये तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश अफेक्टेड हुआ था, और इसको नेम किया था, याद रखिएगा, यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात। जितने भी भारतीय सागर यानी इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ हैं वो अगले वाले साइक्लोन का नामकरण करती हैं बारी बारी से, ठीक है। सितरंग को नाम दिया था बांग्लादेश ने। किसने नाम दिया था? बांग्लादेश ने नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप, आई होप कि अब इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे कि रेनफॉल कौन सी होगी? ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, बिकॉज ये माउंटेन की वजह से हो रही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पढ़ाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट राइनो भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अगर टाइगर है तो एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आपको पता होना चाहिए 1992 में ये स्टार्ट हुआ था, टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। जैसे कि उनकी पोचिंग होती है, उनका जो दांत होता है उसके लिए उनकी पोचिंग मतलब उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1973। बहुत फेमस है बिकॉज इससे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हुई हमारे इंडिया में, और इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, याद रखिएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस स्टेट में, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो को IRV बोला जाता है, इंडियन राइनो विजन नाम दिया गया था, कि हम भाई 2020 तक, 2005 में लॉन्च किया गया था, 2020 तक हम पॉपुलेशन काफ़ी इसकी डबल कर लेंगे, ठीक है।
तो अभी ये मतलब नहीं है, एक तरह से 2020 में ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट। अब जब मैं प्रोजेक्ट बोलता हूँ ना तो मेरे दिमाग में बस्टर्ड आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का एक पक्षी होता है, वो मेरे दिमाग में आता है। बिकॉज अभी करंट में न्यूज़ था कि ये बोला था पार्लियामेंट्री कमेटी ने कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आप एक प्रोजेक्ट लाओ, जैसे कि आप टाइगर के लिए लाए और जैसे आप एलिफेंट के लिए ले। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी जनसंख्या का जो 90% जनसंख्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो आपको एक ही राज्य में देखने को मिलती है, राजस्थान में। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का जो इनका 90% पॉपुलेशन है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। और ये एक IUCN का लिस्ट होता है, उसमें ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट में लिख सकते हो, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक IUCN होता है, उसका वो स्टेटस देता है कि भाई कौन कितना थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, तो ये बहुत इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, याद रखिएगा, राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन जुलाई 2021 हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका करंट से था, हमारे लिए उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आंसर अमित शाह था। ठीक है, बिकॉज एक नई मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और इसके पहले मिनिस्टर बने थे अमित शाह, जो अभी करंट में हमारे होम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑल इंडिया पॉवर्टी रेशियो वॉज फाउंड टू बी एज पर दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2021। ये भी आपका करंट से क्वेश्चन था, लेकिन हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसको रिलीज़ कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपका एक और संस्था होती है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों मिलके इस इंडेक्स को लाते हैं। अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी गरीबी को चेक करता है, लेकिन बहुत सारे डायमेंशंस में, एजुकेशन हो गया, ठीक है, और क्या आपके एसेट्स हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। आपसे ये पैरामीटर्स पूछ सकता है कि किन पैरामीटर्स पे ये पॉवर्टी को चेक करता है, सिर्फ ऐसा नहीं पैसे के टर्म्स में, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एसेट्स हो गए, इन सब पैरामीटर्स में ये पॉवर्टी को चेक करता है भाई कौन कितना गरीब है। और हमारे इंडिया जो है, अगर इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पॉपुलेशन है जहाँ पे सब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग पुअर लोग रहते हैं, तो वो इंडिया है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। ठीक है, और जो हमारे कुछ जैसे उसमें बिहार सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, बिहार हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, ये काफ़ी इसमें बेकार परफॉर्म करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल भी पहले इस कैटेगरी में हुआ करता था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर आता था कि पुअर है, लेकिन 2019-20 में ये निकल गया था उससे। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और किन पैरामीटर्स में ये चेक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया प्राइमरली सेलिब्रेट्स दी पटेटी फेस्टिवल। अब यहाँ पे ऑप्शंस थे, आई थिंक हिंदुज़म ऐसे करके ऑप्शंस थे, तो आप खुद ही सोचिए, पटेटी फेस्टिवल, क्या ये हिंदू का फेस्टिवल हो सकता है? हैं? आपने सुना है कभी इसके बारे में? नहीं सुना है। क्या मुस्लिम्स का फेस्टिवल? मुस्लिम्स भी सारे आप फेस्टिवल सुनते रहते हो, ठीक है, ईद हो गया, बकरीद हो गया, रमदान हो गया, कभी आपने सुना है पटेटी के बारे में? नहीं सुना है। तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका सही आंसर है पारसी। ठीक है, जो पारसी कम्युनिटी है उसको सेलिब्रेट करती है, पी से पटेटी और पी से पारसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उस्ताद विलायत खान, वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियंस फ्रॉम इंडिया, इज ग्लोबली रिनोन्ड फ्रॉम फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। उस्ताद विलायत जो खान है, उनको क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो याद रखिएगा ये सितार वादक है। ठीक है, सितार बजाते हैं। अब सितार वादक एक और हैं, आपसे वो पूछा जा सकता है, और वो है इमरात खान, इमरान खान नहीं, इमरात खान। ठीक है, ये भी सितार वादक हैं। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये आपके नोट्स में ऐड होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो सारा कुछ आपको ऐड नहीं करना है, जो आपको नहीं पता है या फिर कोई अगर मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपको नोट करना है। ठीक है, आपके हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ना, हरिप्रसाद चौरसिया, और आपके एक अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान, ये कैसे संबंधित हैं? तो अगर बात करें शिव कुमार शर्मा, तो ये आपके संतूर वादक हैं। ठीक है, और हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट वादक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई चौरसिया जी पान की दुकान पे बैठ के फ्लूट बजा रहे हैं आराम से, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। अमजद अली खान की अगर बात करेंगे, सरोद, ठीक है, सरोद वादक हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अप्रोच कॉल्ड मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ विच टेक्निक। तो ये कहाँ पे टेक्निक यूज़ होती है? ऑप्शन थे एक फिजन रिएक्टर में, फ्यूजन रिएक्टर में, ऐसे करके ऑप्शन थे। मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर से ऑप्शंस भी हों साथ में, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा फ्यूजन रिएक्टर। फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। कैसे एनर्जी जनरेट करते हैं? थ्रू फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं संलयन, परमाणु संलयन, जहाँ पे हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे
फ्यूजन होता है, ठीक है। एक तो होता है फ्यूजन और दूसरा होता है फिजन। तो ये जो रिएक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ फिजन रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये तो हो गया फ्यूजन रिएक्टर जहाँ पे, और इसमें एनर्जी जो जनरेट होती है फ्यूजन थ्रू फ्यूजन परमाणु संलयन के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिजन जो रिएक्टर्स होते हैं। फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब फिजन रिएक्टर से आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे फिजन रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम मॉडरेटर के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम कूलेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो फिजन रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, बहुत भयंकर स्पीड से भाग रहे हैं, उनको स्लो डाउन करने के लिए आराम से उनकी स्पीड स्लो डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैवी वाटर का। व्हाट इज़ हैवी वाटर? हैवी वाटर होता है D2O। D2O ये क्या होता है भाई? D होता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। सेम यानी कि जो परमाणु संख्या है वो सेम होती है, लेकिन परमाणु जो भार होता है वो अलग होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इन तीनों में से कौन सा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन रेडियो एक्टिव है, तो याद रखना जो प्रोटियम है वो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कूलेंट की तौर पे अगर बात करें कि भाई किसे ठंडक, वहाँ पे जो पूरा फिजन रिएक्टर उसको ठंडा करने के लिए यूज़ किया था, ताकि जितना हीट अप ना हो जाए, इतना भयंकर जो न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं लिक्विड सोडियम का, ठीक है, याद रखिएगा, लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा मॉडरेटर के तौर पे हम हैवी वाटर को भी यूज़ करते हैं और हम ग्रेफाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हैवी वाटर ऑप्शन में ना हो तो ग्रेफाइट का। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है, या फिर होमवर्क या फिर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि भारत का पहला न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर कौन सा है। वो मैं आपको हिंट देता हूँ, वो महाराष्ट्र में है, वो है कौन सा, और उसका नाम T से चालू होता है। और जितने भी हैं, जैसे आपके नरोरा हो गया, ठीक है, आपका कुंडलकुलम हो गया, ये सारे आपको याद करने कौन सा कहाँ है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो फर्दर देख लेंगे, बट ये चीज़ याद रखिएगा, फ्यूजन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो फ्यूजन से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जो हमारा सन होता है वो फ्यूजन के थ्रू एनर्जी बनाता है, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें भी फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुमार गंधर्व, अ रिनोन्ड वोकलिस्ट, इज़ नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स ऑफ म्यूजिक। तो ये देखो, ये करंट में नहीं था, बस एक कुछ होते हैं ना 2-3 क्वेश्चन के एकदम रैंडम कहीं से भी उठा के डाल दो ताकि किसी से ना बने वो उस टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। आंसर इसका हिंदुस्तानी क्लासिक होगा, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन हम लोग रखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी सिखा पाऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी सही कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर हिंदुस्तानी क्लासिकल होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी हु एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन एम्परर। डायरेक्टली सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्टली। स्टेनो का पहले हुआ था, सीजल का बाद में हुआ, सीजल में डायरेक्टली पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि PYQ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको जब सीजल का पेपर अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। ये मेंस में पूछा गया था, मेंस में, आई रिपीट, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी हु एस्टैब्लिश्ड किंगडम बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन एम्परर। तो जो लास्ट मौर्यन एम्परर थे उनको हरा के किसने सुंगा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की, तो उनका नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन था वो लास्ट मौर्यन एम्परर जो हारा था। और मुझे याद है एक बार ये KBC कौन बनेगा करोड़पति में भी काफ़ी, आई थिंक 50 लाख का क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो वो कौन था मौर्यन एम्परर? ये याद रखना, बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ था जिसको हराया था। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मौर्यन एम्परर, लास्ट मौर्यन एम्परर को हरा के सुंगा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की पुष्यमित्र सुंगा ने। ऐसे ही मौर्यन एम्परर की एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी और किसको हरा के की थी? तो ये आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसको हरा के की थी? ये हराया था इन्होंने धनानंदा को, ठीक है, धनानंदा, ठीक है। यह स्टोरी आपको पता होगी, धनानंदा ने कौटिल्य की बेइज्जती कर दी थी, और कौटिल्य ने, यानी कि जो जिनका नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंदा को हराया था, जो कि लास्ट नंदा डायनेस्टी का रूलर था। तो पहला नंदा डायनेस्टी का रूलर कौन था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी? वो था महापद्मानंदा, ठीक है, महापद्मानंदा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एल्गे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से ग्रीन एल्गे कौन है, और आई थिंक या अगर ऑप्शन होते तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाता कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको आप कैसे आराम से कर सकते थे, अगर आपको एक चीज़ पता होती है, दैट इज़ कि स्टडी ऑफ एल्गे को क्या बोलते हैं। याद करिए, अगर आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, ठीक है, सीखने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं। स्टडी ऑफ एल्गे को बोलते हैं
फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, फाइको का मतलब एल्गे और लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एल्गे बोलते हैं फाइकोलॉजी। अब एल्गे जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, एक तो आपका जैसे ग्रीन एल्गे होता है तो ग्रीन एल्गे को हम बोलते हैं क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफाइके। अब ये आसान, इतना आसान है कि आप खुद ही समझ लो, फाइकोलॉजी, फाइके, क्लोरो, क्लोरो क्या है, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, वो पार्ट प्लांट का जो ग्रीन है जहाँ खाना बनता है, ठीक है, यानी जो ग्रीन है। कितना आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफाइके। ऐसे ही आपका रेड एल्गे होता है, ठीक है, रेड एल्गे होता है, आपका येलो एल्गे होता है, एक आपका फायर एल्गे भी होता है, ठीक है, तो ये इनका क्या नाम है, रेड का है रोडोफाइटा, आर से रेड और आर से रोडो, रोडोफाइटा, ठीक है। येलो ग्रीन करके एक एल्गे होता है, उसका है आपका ज़ैंथोफाइटा, ठीक है, ज़ैंथोफाइटा। और ऐसे ही फायर एल्गे है, उसका है पायरोफाटा, ठीक है, पायरोफाइटा, ठीक। और एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एल्गे जो है, पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो आपकी एनसीईआरटी में, बिकॉज एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर छपता है, और एनसीईआरटी में एल्गे के रिगार्डिंग और क्या क्या लिखा हुआ है कि इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। ये नहीं, ये जो एक एल्गे है उससे मल्टीपल एल्गे कैसे बनते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे हम हैं, इंसान हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे, ऐसे ऐसे पूरी मानव जीवन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही एल्गे के भी बच्चे, एल्गे के बच्चे, तो एल्गे के बच्चे कैसे होते हैं, तो एल्गे की क्या एल्गाइन आती हैं क्या, फिर दोनों लोगों के बीच में कुछ होता है और वो फिर एल्गे प्रोड्यूस होते हैं, नहीं, एल्गे जो होता है ये अकेला ही काफ़ी है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एल्गे में सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअल मतलब इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन याद रखिएगा, ठीक है, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं इस एल्गे में फंगस को मिला दूँ तो क्या मिल जाएगा बताइए, आगे जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो एल्गेस में अगर मैं फंगस मिला दूं तो ये बन जाएगा एक नेचुरल इंडिकेटर, और उसको बोलते हैं लिचेन। लिचेन एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या एसिड है, कौन बेस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे हमारे क्लाइमेट में कुछ भी चेंज आता है ना, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उससे लिचेन का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, और लिचेन से ही बनता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस एसिड को क्या करता है, बेस में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम जब लिटमस से कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 16th। विच लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1662 एंड कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है हमारा बहुत आसान सा बॉयल्स लॉ। क्या है, बॉयल्स लॉ है। इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अब ये 1662 में हुआ था, कब हुआ था, दैट वी नीड नॉट टू स्टडी। मतलब अगर देखो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो थोड़ा सा अटेंशन पे कर लो कि हाँ 1662 में, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि कभी ये पूछ ले आगे, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ पता होना चाहिए आपको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको एक लॉ के साथ दो और लॉ पे कवर हो जाए। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ ये होता है कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कांस्टेंट प्रेशर में, नहीं कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, और थोड़ा घंटी की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा, नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, तो आप भी कृपा, बस ये है कि कृपा ले सकते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम घटाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो घटेगा, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद इट्स केल्विन टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये याद रखिए बस, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, खत्म बात। देख लीजिए, V1 T1 के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, V2 T2 के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द अपवर्ड बॉइंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड वेदर फुली और पार्शियली सबमर्ज्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ आप डुबाते हो, सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी है ये, अब मैंने किसी चीज़ को डुबाया, मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो ये लकड़ी का टुकड़ा पूरा तो डूबेगा नहीं, या फिर पूरा भी डूब जाए, कोई मैटर नहीं करता, पूरा डूब जाए, आधा डूब जाए, जितना भी डूबे, तो जितना भी यहाँ से इसने पानी हटाया होगा, अगर ये आधा डूबा है, फिर जितना भी डूबा है तो इसने यहाँ से पानी हटाया होगा ना, तभी तो उस जगह को कैरी किया होगा, उसी की वजह से ये वाटर का लेवल बढ़ा होगा। आप कोई भी चीज़ पानी में डालते हो तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसने उस पानी को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। अब इसको यहाँ से फोर्स मिल रहा है नीचे से, तभी तो तैर रहा है। अगर ये तैर रहा है तो क्यों तैर रहा है, क्योंकि उसको फोर्स मिल रहा है। तो वो फोर्स पता है किसके बराबर होगा, वो फोर्स उसी वेट के बराबर होगा जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया होगा। सवाल आपसे एक पूछता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पानी है, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला, ठीक है, तो वाटर का लेवल बढ़ गया होगा। जब ये पिघल जाएगा पूरा ये पीस ऑफ जो आइस है, तो वाटर के लेवल में क्या फ़र्क पड़ेगा,
पहला ऑप्शन है आपका बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 17th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। मैं आपको चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, आप गेस मारिए क्या होगा इसमें। ठीक है, एक तो है आपका रबर, ठीक है, कॉफ़ी, ठीक है, और कोकोनट, ठीक है, और वीट। बताइए इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है, और आंसर इसका होगा क्या, वीट। आंसर एक्चुअल में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेनो में, आंसर वीट ही था। बाकी ऑप्शंस क्या थे मुझे नहीं पता है, लेकिन आंसर उसका वीट था। क्यों? प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं जो बहुत बड़े लैंड एरिया में उगाई जाती हैं फॉर दी कॉमर्शियल पर्पसेस। मेनली कॉमर्शियल यानी कि प्रॉफिट के पर्पज से उगाई जाती हैं बहुत बड़े पार्ट ऑफ लैंड में। इंडिविजुअल या फिर कंपनीज इनको उगाती हैं। रबर क्या कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाता है क्या? कॉफ़ी, अरे भाई जो उगा रहा है उस थोड़ा बहुत अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो सकता है ले ले, लेकिन मेनली वो उगा किस ले रहा है? प्रॉफिट के लिए। कोकोनट, नारियल की खेती क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। जूट किस लिए कर रहा होगा? प्रॉफिट के लिए। कॉटन किस लिए कर रहा होगा? पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए। टी यानी चाय क्यों कर रहा होगा? प्रॉफिट के लिए। तो ये सारी टोबैको, ठीक है, ये सारी क्या होंगी? प्लांटेशन क्रॉप होंगी। ठीक है, टोबैको भी वो सेल के लिए करेगा, वो बात दूसरी है कि वो थोड़ा नशीली टाइप है, तो बात अलग है ना। तो यहाँ पे वीट क्या है? वीट, और इनको एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांटेशन क्रॉप को हम कैश क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, कैश क्रॉप। ठीक है, और वीट या फिर राइस हो गया, वीट, राइस या फिर जो हमारे मिलेट्स हो गए, तो वो सब हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए उगाते हैं। अच्छा, मिलेट से मुझे याद ये आता है, यूएन ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित किया है। ठीक है, मिलेट्स का ईयर घोषित किया है, और मिलेट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ रही है। सर मिलेट्स क्या होते हैं? जो आपका मोटा अनाज बोला जाता है ना, मोटा अनाज, वो होते हैं आपके मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इसमें आते हैं मिलेट्स में। ठीक है, तो प्लांटेशन क्रॉप आप समझिए क्या होते हैं? कैश क्रॉप होती हैं, जिनमें रबर, कॉफ़ी, कोकोनट जो प्रॉफिट के लिए, और वीट, राइस, ये सब जब कंजम्पशन के लोग आते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ। तो हम जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी भी एटॉमिक मास को लिखते हैं तो हम AMU लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन का लिखते हैं तो 12 AMU लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का लिखते हैं तो 14 AMU लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम AMU क्या है? AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, फिर शॉर्ट में U भी लिख देते हैं इसको। तो ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 इंटू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि C12 के रिस्पेक्ट में ये हम निकालते हैं क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जब मैं कार्बन सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी फैक्ट्स आते हैं, बिकॉज कार्बन पे एक अलग से चैप्टर है आपकी क्लास 9th या फिर 10th की NCERT में। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है ना, इसकी वैलेंस शेल में जो आउटर ऑर्बिट होती है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है या फिर करता है। देखो, कोई भी जब एलिमेंट होता है ना तो उसको चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तब मिलती है जब उसकी जो आखिरी वाली शेल है वो भरी हुई हो, यानी वो कंप्लीट ऑक्टेट हो। ऑक्टेट मतलब या तो जितने भी वैलेंस शेल में उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, 18 जितने भी आ सकते हैं मैक्सिमम, तो वो होने चाहिए। ठीक है, अब अगर नहीं है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन को लेके उसको पूरा करेगा या दे के। ठीक है, अब जैसे कार्बन के पास 4 हैं वैलेंस शेल में, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,4 होगा। तो ये 4 जो है 4 से 8 बनना चाहेगा। अब ये लेके भी 4 से 8 बन सकता है, या फिर अगर ये काम कर दे कि 4 को खो दे तो भी इसकी जो वैलेंस शेल होगी वो ये वाली बचेगी, के शेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जब वैलेंसी पढ़ेंगे तो मैं डीप में समझाऊंगा। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है बाकी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूछ लेता है, ये होता क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जहां कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड बनते हैं। कार्बन जो है ऐसे कार्बन आपने देखा होगा, अगर आपने क्लास 11th 12th में केमिस्ट्री लिया होगा, पढ़ा होगा, तो काफ़ी लंबी लंबी चेन्स बनती हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन के ही कुछ हमारे एलोट्रोप्स होते हैं जिनको हम अप्रूव बोलते हैं। एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं, और वो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, आपका डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमिंस्टर फुलरीन हो गया। ठीक है, अब ये जो अप्रूव है इनके रिगार्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि ग्रेफाइट एकमात्र आपका नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, एकमात्र अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। वहीं अगर डायमंड को ले लें जो कि कार्बन से ही बना है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। सबसे कठोर चीज़, धातु अधातु सब मिला के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है डायमंड, और ये डायमंड स्पार्कल करता है। ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, बताइए क्यों करता है। ठीक है, और मैं हिंट देता हूँ,
ये जो फिनोमिना है ना, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी काम करता है। बताइए, बाकी हम कोई जब फिजिक्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बगमिस्टर फुलरीन, इसका फॉर्मूला होता है C60। ये फुटबॉल शेप का होता है, इसमें कार्बन के 60 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। फुटबॉल शेप का होता है। क्वेश्चन अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एलोट्रोप हैं कार्बन के, ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों, डायमंड इतना हार्ड क्यों, तो याद रखना इसमें जो है एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड रहता है और डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, ठीक है, ये चीज़। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज 19th नंबर। इन विच ईयर वॉज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिंग 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनैक्टेड। तो ये कब हुआ था? 86, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2002 में। किया क्या था इसने एक काम नहीं किया था। इसमें ये मत समझिए कि सिर्फ इसने एक फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य जोड़ा था 11वां नंबर का, नहीं, इसने एक फंडामेंटल राइट भी जोड़ा था, मौलिक अधिकार। इसने DPSP में भी कुछ हरकतें की थी और फंडामेंटल ड्यूटी तो जोड़ी ही थी जो आखिरी वाली थी। आखिरी कौन सी? हमारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51A में। और जो आखिरी वाली है यानी 11वीं, 11 के लिए हम क्या कोड यूज़ करते हैं रीजनिंग में? के का यूज़ करते हैं। तो 51A के, ये है आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, जो बोलता है कि सभी गार्जियंस की ड्यूटी बनती है कि अपनी 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। 86 अमेंडमेंट जो है ना, वो एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है। फंडामेंटल राइट में भी इसने आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 21 का यानी 21A को जोड़ा और प्राइमरी एजुकेशन को, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया, प्राइमरी एजुकेशन को। DPSP में इसने आर्टिकल नंबर जो 45 था, 45 नंबर, उसके मैटर को चेंज किया और बोला स्टेट का मतलब पॉलिटी में राज्य नहीं होता है जो आप ये UP MP समझते हो। स्टेट का मतलब बहुत वाइड होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक तरह से समझ लो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको ये इसने ड्यूटी दी है कि आप अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करो बच्चों को। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो भाई उनके गार्जियन स्कूल पहुंचा देंगे, वो हमने ड्यूटी में बोल दिया। और उनकी प्राइमरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, वो भी हमने बोल दिया। लेकिन 6 साल से पहले जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करनी है, ये कोशिश करना है आपको, ठीक है। तो याद रखना, कई बार एज भी पूछ लेता कितने साल तक के बच्चों को, तो 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनको किस कमिटी की सिफारिश से जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी पे नहीं, इसलिए उसको मैं डीप में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि किस कमिटी ने, और कोशिश करिए जितना आपको पता है उस क्वेश्चन के आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे। चलिए एक क्वेश्चन कुछ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ फैक्ट, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए थे। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। 1976 में हुआ था, 1976 में। इसकी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक 44th अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1978 में। क्लियर है। ऐसे एक आपका 61st अमेंडमेंट हुआ था जिसने कि वोटिंग एज को घटा दिया था 21 से 18। ये कब हुआ था? 1980, कहीं 8 लिखा रहता है कहीं 9, आप 1988 याद रख लो, या फिर कहीं अगर 9 आ जाता तो वो 9 होगा, ठीक है। तो याद रखना 21 से 18 जो वोटिंग एज घटी थी 61st अमेंडमेंट से 1988 में हुआ था। ये चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड करते रहना है, ठीक है। शॉर्ट में ऐड करना है ताकि बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो आपने क्या लिखा हुआ है नोट्स में, और उसके अराउंड बस शॉर्ट में कीवर्ड बहुत लंबे नहीं बनाने हैं। आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20th। व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ओनरशिप ऑफ कैपिटल इन रीजनल रूरल बैंक? तो जो RRBs होती हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी ओनरशिप होती है? तो याद रखिएगा 50% ओनरशिप होती है। RRBs होती क्या है? तो RRBs याद रखिएगा कि RRB कब स्टैब्लिश हुई थी? तो RRB स्टैब्लिश हुई थी 1975 में। एक ऑर्डिनेंस आया था, एक अध्यादेश आया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम लोग और अच्छी बात है, हम लोग आगे देखेंगे। 1975 में एक ऑर्डिनेंस आया था और फिर फर्दर 1976 में एक ये RRB का एक्ट आया था जिसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1975 आप याद रखिएगा, ठीक है। और RRBs का काम क्या होता है? जब मैं RRBs बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में एक और बैंक आता है, दैट इज़ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, 1982 में। ये भी एक एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। अब RRB और नाबार्ड में अंतर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो RRB होता है ना, ये आप ऐसे समझ लो कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनको लोन देता है। उसमें फार्मर वगैरह सब कुछ, कोई अगर घर है, मतलब रूरल हाउस होल्ड आप इसमें याद रखो। नाबार्ड क्या है? ये जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन देता है। इन दोनों में बस यही की अंतर है कि ये जो होता है RRB, ये रूरल हाउस होल्ड है, यानी घर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, कोई मतलब एक तरह से जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, जो दलित हैं, उन लोगों को लोन देने का काम करता है RRB, ठीक है।
रूरल हाउस होल्ड्स को, और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को कोई सेटअप कर रहा है तो उनको लोन देने का काम करता है नाबार्ड। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जब मैं बैंक के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी याद आता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बताइए कब हुआ था। तो ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक याद रखिएगा, ये हुआ था 1969 में, 1969 में। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आरबीआई जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ था। और आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, 20 क्वेश्चन। अब मुझे आप ये बताइए कि इस लेक्चर से आपने क्या सीखा, क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इसमें। बाकी तो मैंने आपको बोला ही कि अब ऑप्शंस के साथ मैं कोशिश करूँगा कि अब ऑप्शंस के साथ मैं लेक्चर लेके आऊँ ताकि और थोड़ा इंटरैक्टिव हो। बाकी मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूँ कि आपने नोट्स बनाए हैं, बस आप काम इतना करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। संडे को टेस्ट होगा और आपको खुद ही एहसास हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो 2 हफ्ते बाद तो और बड़ा एहसास हो जाएगा आपको कि आप कितना आपका जीके इंप्रूव हो जाएगा। इतना इंप्रूव हो जाएगा, जो लोग एकदम शुरू से आराम से थ्योरी पढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, उनसे आप कहीं आगे निकल जा चुके होंगे। आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब PYQ की बात आएगी, जब एक्चुअल एग्ज़ाम की बात आएगी, जब रियल एग्ज़ाम की बात आएगी, तो आप एस करेंगे क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ना कि कुछ भी पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ा रखा है। अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, लेकिन ये जो है इसको मिस नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी, वही मैंने बोला, चाहे बिगिनिंग स्टेज पे हैं चाहे एडवांस लेवल पे हैं, डजेंट मैटर। ये PYQ के ट्रेंड को आपने फॉलो नहीं किया, आप मिस आउट कर जाएंगे, बिकॉज इतना वास्ट है जीके। इसी वजह से आज तक जीके के कोई गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा है SSC का, और वही थोड़ा सा काम करने की मेरी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है मेरा कि मैं उस गुत्थी को सुलझा सकूँ, ठीक है। बाकी भैया अगर पसंद आता है तो ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपका अगर मन हो तो लाइक वाइक कर देना, नहीं मन हो तो मत करना, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नोट्स बनाते रहना बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।